बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मंगल का दिन है और जुलाई की 29 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। इस वीडियो को मैं नॉर्मली आपसे नहीं कहता, आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पर हमें इस वीडियो में बात करनी है। साथ ही बहुत दिनों के बाद आपसे रिक्वेस्ट, घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप अब तक सब्सक्राइबर नहीं हैं, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे रीच कुछ बेहतर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पैगाम हमारा पहुंच जाता है, ये बात पहुंच जाती है। अब इस वीडियो के मौजू पर तीन चीज़ें हैं जिन पर बात करनी है। इमरान रियाज खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है सियासत.pk को, सोहराब बरकत साहब को, और इंटरव्यू जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ा डिस्कस हो रहा है। माजरा यह है कि इमरान रियाज खान साहब से ये डिमांड की जा रही थी कि उन्हें जाना चाहिए था। यानी अब तो ये खैर तनकीद है डिमांड से ज़्यादा, क्योंकि हो चुका मामला। उन्हें जाना चाहिए था लंदन की अदालत में। आदिल राजा वर्सेस ब्रिगेडियर राशिद नसीर, तो ये इस केस में इमरान रियाज खान साहब को जाना चाहिए था, गवाही देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने 2022 में गालिबन एक ट्वीट किया था राशिद नसीर साहब के हवाले से, ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब के हवाले से। तो इमरान खान साहब को जाना चाहिए था। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि मुझे बुलाते तो मैं चला जाता, मुझे आदिल राजा साहब बुलाते मैं चला जाता, राशिद नसीर साहब बुलाते मैं चला जाता, मैं खुद से कैसे जाता। और उन्होंने फिर ये बताया कि दोनों ने बड़ी ज्यादती की है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब ने भी और आदिल राजा साहब ने भी। और इमरान रियाज खान ने चैलेंज किया ब्रिगेडियर राशिद नसीर को कि वो मुझे झूठा साबित करें, लंदन में मुझ पे केस करें। आदिल राजा पे, एक रिटायर्ड फौजी केस कर रहा है, मुझ पे केस करें, मैं साबित करूंगा जो उन्होंने मेरे साथ किया है, जो तशद्दुद हुआ, जो मैं अगवा हुआ। और उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, और उन्होंने कहा उनके दफ्तर के नीचे बेसमेंट में सब कुछ हुआ, तो मैं ये साबित करूंगा, मुझ पे केस करें। यानी इमरान रियाज खान उस इंटरव्यू में भी बैठे हुए थे, तो बता रहे थे कि अब तो मैं लंदन में हूं। आप कहते हैं मैं यूट्यूब पर झूठ बोलता हूं, तो मैं यूट्यूब पर कह रहा हूं आपसे कि आए आकर मुझ पे केस करें, मैं साबित करूंगा। तो राशिद नसीर साहब जो हैं वो आदिल राजा साहब पे केस करके बैठ गए थे। अब इमरान रियाज खान साहब पे केस करना चाहिए, और जाकर वहां देखें हम भी कि एक सहाफ़ी का और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का, और इनके पास बड़ी ताकत थी अपने ओहदे की, और अब भी होगी आई बिलीव। और इमरान रियाज खान साहब के पास बड़ी ताकत है, अपने सहाफ़ती फ़न की बड़ी ताकत है, और इमरान रियाज खान साहब के पास अपने फॉलोअर्स की बड़ी ताकत है, उनकी आवाज़ में बड़ी ताकत है। तो इमरान रियाज खान साहब ने ये चैलेंज किया, राशिद नसीर साहब को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और इमरान रियाज खान साहब को गलत साबित करें। हमारी एजेंसी ने कुछ नहीं किया, ये साबित करें। इमरान रियाज खान साहब ने सिर्फ उनको ही नहीं, ये भी बताया कि अगवा के पीछे इमरान रियाज खान ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो थे उनके अहकामात थे, और आईएसआई ने सब कुछ किया था, ये भी उन्होंने बात की। फिर इमरान रियाज खान ने आदिल राजा पे बात की, कहा उन्होंने भी बड़ी ज्यादती की, मुझ पे इल्जामात क्या क्या लगाए। यानी इमरान रियाज खान साहब ने 7 इल्जामात बताए। एक, आदिल राजा ने कहा कि मैंने डील कर लिया ऐसा ऐसे, जब वापस आए थे तो डील कर लिए। 2, मुझे खान की जगह लॉन्च किया जा रहा है, इमरान रियाज खान को इमरान खान की जगह लॉन्च किया जा रहा है। 3, मेरी किसी बंदे से पार्टनरशिप है बिजनेस में, कहना ये भी इल्जाम था, कोई पार्टनरशिप नहीं, साबित करें। 4, इमरान रियाज खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट दिलवाने में मुलव्वस थे, लोगों को पैसे बना रहे थे इसमें। उन्होंने कहा ये भी झूठ निकला। फिर उन्होंने कहा मेरा भाइयों जैसा दोस्त मियां अली अशफाक वकील, उस पर भी इल्जामात लगा दिए, एजेंसियों का आदमी है। फिर उन्होंने कहा मेरी लोकेशन बताई, मैंने अपने एक भाई जैसे दोस्त को बताई, उसने इनको बता दी, इन्होंने मेरी लोकेशन बताई, मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी को खतरे में डाला, ये भी इन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि जब मैं मुल्क से निकला, हिजरत की, तो ये कहा कि मुझे मुल्क से एजेंसियों ने निकाला, एक भी चीज साबित करें। ये उन्होंने आदिल राजा साहब के हवाले से कहा कि उन्होंने मुझसे बड़ी ज्यादती की है, इल्जामात लगाए, और अखलाकी जुर्रत चाहिए होती है। अगर ये सब कुछ आदिल राजा ने ना किया होता तो वो मुझे कहते कि आके गवाही दे, फिर भी कहते, इन तमाम इल्जामात के बावजूद भी कहते, तो मैं जाता गवाही देता। और उन्होंने कहा कि राशिद नसीर से मेरी अच्छे और बुरे वक्त दोनों में मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि मैं मिला
उन्होंने, जब मैंने एक सख्त तकरीर की थी, मेरा ख्याल है वो टक्कर के लोग वाली तकरीर, उसके बाद उनसे मुलाकात हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सियासत में कितनी मुदाखलत करते हैं और इनके ख्यालात क्या हैं इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, सियासतदानों के बारे में। तो उन्होंने कहा, मुझे जान के उनके ख्यालात अफसोस हुआ। आदिल राजा की उन्होंने ट्वीट की बात की और कहा कि आदिल राजा जो हैं उनके लिए बात मैं कर लेता अगर वो मुझसे कहते। मैं आपको बताऊं, इमरान रियाज खान से अगर आदिल राजा कहते, इमरान रियाज खान बात करते, इमरान रियाज खान वापस आए तो गैंग ऑफ फोर, यानी शहबाज गिल साहब, मुईद पीरजादा साहब, वजाहत सईद खान साहब, साबिर शाकिर साहब, गैंग ऑफ फोर की एक वीडियो में इन चारों ने बात की और उसमें मैंने ये देखा कि साबिर शाकिर साहब जो थे उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन ये तीन लोगों ने कमोबेश हल्के फुल्के अंदाज में, और मुईद पीरजादा साहब ने ज़रा ज़्यादा शिकवा किया कि इमरान रियाज खान को कम से कम हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, हमें एक थपकी देनी चाहिए थी कि आप लोगों ने मेरे लिए बड़ी आवाज़ उठाई। तो मैंने कहा कि इमरान रियाज खान जो है उनसे शिकवा गलत है और मैं उनकी वो कैफियत देख कर आया था। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, मैं इमरान रियाज खान साहब से, जब हम सब गए थे ना, जो तस्वीर आई थी इमरान रियाज के वापस आने के बाद, मंसूर अली खान, इकरारुल हसन, अली काजिम खान, शीरी ज़ादा और भी सहाफ़ी दोस्त, नदीम ज़ईम साहब, फिर दीगर दोस्त थे, मियां अली अशफाक साहब भी थे वहाँ पर। तो वहाँ हम सबकी मुलाकात हुई और फिर एक महीने के बाद मेरी इमरान रियाज खान से बहुत तवील मुलाकात हुई। उनके घर पर ये कुछ 6-7 घंटे की मुलाकात थी। हम बैठे, बहुत बातें की हमने। तो उसमें मुझे ये पता चला कि इमरान रियाज खान जो है वो सोकर उठते थे, रात में उनकी अहलिया उठी तो वो देखती थी कि वो बेड पर बैठे हुए हैं और दोनों हाथ उन्होंने ऐसे सर से ऊपर किए हुए हैं। और उसकी रीज़न क्या होती थी? क्योंकि उन्हें वहाँ जहाँ रखा गया था वहाँ ऐसे रखा जाता था कि हाथ बांध के इमरान रियाज खान को बांध दिया जाता था और फिर जो सवालात की जाते थे वो नींद में इतने तशद्दुद को बर्दाश्त करके आए थे कि उस कैफियत में होते थे कि वो नींद में से उठ के हाथ ऊपर कर लेते थे, फिर अहलिया कंधा पकड़ के झंझोड़ती, लेट जाएं, क्या कर रहे हैं, तो वो होश में आता था। कई बार ये भी पता चला कि उनकी अहलिया ने उनको बेडरूम में देखा कि वो दीवार की तरफ मुंह करके, तीर दीवार से लग के खड़े हुए हैं, मुंह दीवार की तरफ, और वो हिलाती थी कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के, तो वो होश में आते थे। क्योंकि उनको खड़ा करके कहा जाता था दीवार की तरफ मुंह कर लो, जो पूछेंगे वो बताना, वरना तशद्दुद होता था। तो ये उस कैफियत से गुजरे थे कि वापस आने के बाद बहुत वक्त तक इमरान रियाज खान उस कैफियत में रहे थे। ये मैं उस कैफियत को देख कर आया था। तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा था ना कि नहीं जी झूठ बोल रहे थे, तो वो इमरान रियाज खान की कैफियत थी, ठीक थी। और ये बाकी सहाफ़ी क्यों नहीं करते, मैं क्यों नहीं करता, दीगर सहाफ़ी क्यों नहीं करते, पाकिस्तान के अक्सर सहाफ़ी क्यों नहीं करते, ये सवाल भी बहुत होता है, सोशल मीडिया पर बहुत किया जाता है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, मैंने आपसे कहा था आखिर तक देखिएगा वीडियो को। हम डरते हैं, हम सहाफ़ी डरते हैं। हम किससे डरते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम अरशद शरीफ से डरते हैं कि अरशद शरीफ पाकिस्तान में है, 22 मुकदमे हो जाते हैं, उसके घर के बाहर नामालूम अफराद आ जाते हैं, अरशद शरीफ की जान खतरे में होती है, और अरशद शरीफ के मुकदमों के पीछे हमें ऐसे लोग जिनके अपने ऊपर पर्चे होते हैं वो नज़र आते हैं, मुल्क से निकलने पर मजबूर होता है, दुबई से निकाल दिया जाता है, कीनिया में शहीद हो जाता है। हम अरशद शरीफ से डरते हैं। हम इमरान रियाज खान से डरते हैं, 4.5 महीने, कमोबेश 5 महीने गायब रहा। हम इमरान रियाज खान से डरते हैं। जब गया था तो कमोबेश 78 किलो का था, वापस आया था तो 52 किलो का था। इमरान रियाज खान से डरते हैं हम अब हबीब अकरम से डरते हैं। हबीब अकरम एक अच्छा खासा तज्जियाकार, ज़बरदस्त सहाफ़ी, अचानक नौकरी से महरूम कर दिया गया। हबीब अकरम से डरते हैं। अकबर बाजवा से डरते हैं, अचानक नौकरी से महरूम कर दिया गया। GNN के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO आरिफ हमीद भट्टी, बहुत बड़ा नाम, अचानक नौकरी से फारिग कर दी गए, मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर हो गए। कभी कभार आए हैं, मुल्क से बाहर चले गए, उनसे डरते हैं हम डरते हैं समीना पाशा से, अचानक नौकरी से फारिग कर दी गई समीना पाशा साहिबा। हम उस्मान ओमान से डरते हैं। हम सहाफ़ी जो हैं वो इसी तरह के दीगर मामलात में काशिफ अब्बासी से डरते हैं, ऑफ एयर हो गए। ज़ईम लगारी से डरते हैं। एक खबर की थी मरियम नवाज पे, उसके बाद गायब कर दिए गए थे और मार खा के वापस आए थे। शाकिर अवान से डरते हैं। शाकिर अवान जो है वो नौकरी से भी महरूम कर दिए गए और शाकिर अवान अपने घर में लाइव ट्विटर स्पेस में मौजूद थे। फिर उसके बाद शाकिर अवान जो है वो जब घर से उठा लिए गए तो वापस आए, नहीं पता कि कहाँ थे।
یا نہیں بتا سکتے کہ کہاں تھے. ہم شیخ آغا سرور سے ڈرتے ہیں، نوجوان بچہ ہے، اس کے ساتھ جو ہوئی گھر سے جس طرح سے گیا تھا اس سے ڈرتے ہیں. ہم اسی طرح کی دیگر سچویشنز ہیں ان سے ڈرتے ہیں. فیاض چھجڑا MNA اس سے ڈرتے ہیں. ہم فواد چودھری سے ڈرتے ہیں. ہم عثمان ڈار سے ڈرتے ہیں، گرفتار ہوا تھا غائب رہا تھا. شیخ رشید سے ڈرتے ہیں، فروخ حبیب سے ڈرتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سی مثالیں ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں. ہم ایسے MNAs سے ڈرتے ہیں جو قومی اسمبلی میں ایسے لائے جاتے ہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. ہم ایسے MNAs سے ڈرتے ہیں باقاعدہ کہ وہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی میں اوپر فلور پر ایک کمرے میں چھپ گئے تو کوئی چھن چھن کی آواز آئی، کوئی چابیوں کا گچھا لے کر آیا، دروازے کھول رہا تھا اور ہمیں لے گیا تھا. ہم ان سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں. علی زیدی سے ڈرتے ہیں. علی زیدی جو ہے وہ جیکب آباد میں جو تصویر آئی تھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، میں آج پہلی بار بتا دیتا ہوں. علی زیدی کے پاؤں پہ میں نے خود دیکھا اتنا بڑا ایک نشان، کن کھجورا لگ گیا تھا. سگریٹ پی رہے تھے تو وہی سگریٹ لگا کے اس کن کھجورے کو ہٹایا تھا، سینٹی پیڈ وہ لگ گیا تھا. تو ہم علی زیدی سے ڈرتے ہیں. اور بھی مثالیں ہیں جن سے ہم ڈرتے. تو یہ شمالی علاقہ سے ہم ڈرتے ہیں. ہم ججز سے ڈرتے ہیں، بیچارے کیس ہی نہیں لگا سکتے. ہم ان ججز سے بھی ڈرتے ہیں. اڈیالہ سے ڈرتے ہیں. اڈیالہ کے باہر علیبہ خان سے ڈرتے ہیں، عظما خان سے ڈرتے ہیں، نورین خان صاحبہ سے ڈرتے ہیں. ہم اسی طرح کے دیگر لوگوں سے ڈرتے ہیں. اور ہم چودھری پرویز الہی سے ڈرتے ہیں. اس بزرگی میں، اس عمر میں ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا لیا گیا تھا. شاہ محمود قریشی سے ڈرتے ہیں. عمران خان سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. تو ہم اس تمام سچویشن میں ان تمام لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں. ہمارے گھر میں بچے ہیں، ہمارے گھر میں بزرگ والدین ہیں، کسی کے گھر میں ایک والدین میں سے باقی ہے، بیماری ہے گھر میں، ہم اس بیماری سے ڈرتے ہیں. واحد کفالت کرنے والا شخص، اس سے ڈرتے ہیں ہم. تو ہم بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں. اور اسی ڈر کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے صحافی جو سوشل میڈیا پر ڈیمانڈز ہوتی ہیں، عمران ریاض خان تم عدالت کیوں نہیں گئے، عمران ریاض خان تو یہاں بھی عدالت جانا چاہتا تھا. تو ہم صحافی بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں اور ڈر کے ہم یہ باتیں کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہے پاکستان کے حالات، ان میں ہم تیرا سے ڈرتے ہیں. ہم تیرا سے ڈرتے ہیں، ہم 26 نومبر سے ڈرتے ہیں، ہم کنٹینرز کے گرنے سے ڈرتے ہیں. تو ہم پاکستانی جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں. ہم انیس ستی سے ڈرتے ہیں. انیس ستی شہید ہو گیا تھا 26 نومبر کو، اور اس کے بعد انیس ستی جو ہے وہ ایک پرچے میں وال چاکنگ کے لیے نامزد ہو گیا. ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں. نور العارفین کراچی میں، ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے. اب اس ڈر کی فضا میں آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہوئی ہے. میں آخری چیز کی طرف ہوں اس ویڈیو کی. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک صحافی ہیں، ان سے بھی اب ڈرتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی جیل بدل سکتی ہے، جیل بدل جائے گی، لیکن رہیں گے جیل میں. کچھ ممکن ہے کہ جو سہولیات وغیرہ کا معاملہ ہے وہ کچھ کم برا ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب رہیں گے جیل میں. تو کیوں رہیں گے جیل میں، اس پر بات ہو رہی تھی. کہا گیا کہ ایک جانب پاکستان کی قومی سلامتی ہے اس طرف، اور دوسری طرف اس طرف عمران خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. قومی سلامتی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو ایوب خان تھا ایک جانب، اور ایک جانب اس وقت کی سیاست دان جماعتیں، سیاسی جماعتیں وغیرہ تھیں، اور ایک جانب قومی سلامتی تھی. ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے. پھر ایک جانب فاطمہ جناح صاحبہ تھیں، ایک جانب ایوب خان تھا، ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے. ایک جانب شیخ مجیب تھا، ایک جانب یحییٰ خان تھا، ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے. جس جانب یحییٰ خان تھا اسی جانب بھٹو تھا. پھر بعد میں جس جانب یحییٰ مجیب تھا اس جانب بھٹو تھا، دوسری جانب ضیاء الحق تھا، ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے. پھر ضیاء الحق اور جنیجو ساتھ ساتھ چل رہے تھے. پھر پتہ چلا کہ ضیاء الحق اور جنیجو بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. پھر نواز شریف اور ISI اور باقی جماعتیں یہ سب ساتھ ساتھ تھیں، قومی سلامتی تھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور قومی سلامتی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے. پھر نواز شریف جس جانب محترمہ بے نظیر بھٹو تھی اور دوسری جانب قومی سلامتی تھی، اس جانب نواز شریف آ گیا تھا، اس جانب پرویز مشرف آ گیا تھا، اور قومی سلامتی اور نواز شریف ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پرویز مشرف جو ہے وہ جانے پر مجبور ہوا، اور جس جانب آصف علی زرداری تھے اسی جانب دیگر لوگ تھے جنہوں نے لانگ مارچ
करवाने में भी और फिर एक जगह रुकवाने में भी किरदार अदा किया था। तो कौमी सलामती और परवेज मुशर्रफ भी साथ साथ नहीं चल सके थे। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे मुल्क में एक्सटेंशन हो गई थी तो साथ साथ चल पाए थे। फिर नवाज शरीफ थे, राहील शरीफ थे, राहील शरीफ की बैरून मुल्क नौकरी हो गई थी तो कुछ चीज़ें साथ चल पाई, कुछ फिर भी नहीं चल पाई। नवाज शरीफ जो थे उन्होंने सवाल किया क्यों निकाला, तो एक जानिब नवाज शरीफ था, एक जानिब कौमी सलामती थी, नहीं चल सके थे। फिर जनरल बाजवा जो थे वो इस कहानी में आ चुके थे और जनरल बाजवा जो थे वो एक जानिब थे, कौमी सलामती एक जानिब थी, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ उसकी जानिब आ गए थे, हालांकि थे इस जानिब लेकिन इस जानिब आ गए थे और जेल में होते हुए इस जानिब आ गए थे। और फिर कहा जा रहा था कि पहले पंजाब ले लो, फिर उसके बाद मरकज ले लेना, और फिर फजलुर रहमान ने बता दिया कि सब कुछ बाजवा के कहने पे हुआ था और इमरान खान था, इस जानिब इमरान खान था, इस जानिब कौमी सलामती थी, तमाम अपोजिशन जमातें भी इसी जानिब थी, इसी जानिब जनरल बाजवा भी थे और इस जानिब इमरान खान था और नहीं साथ चल सकते थे क्योंकि इमरान खान जो था वो ये फैसला भी करना चाहता था कि ISI चीफ मैं लगाऊंगा क्योंकि वजीर आजम मैं हूं, ये ओहदा मेरे नीचे है, तो ये भी नहीं हुआ था। फिर इमरान खान और कौमी सलामती अब एक बार फिर हमें बताया जा रहा है कि साथ साथ नहीं चल सकते। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें पहले भी चली हैं, आगे भी चलेंगी। अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़म थी, उस नज़म की कुछ लाइंस मुझे हमेशा याद आती हैं। वो लाइन थी कि ज़माना इससे पहले भी कई हाथों से गुजरा है, ज़माने को अभी आगे कई हाथों से जाना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।